हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम विश्व का भूगोल अध्याय 4 पृथ्वी की उत्पत्ति, भूगर्भिक इतिहास एवं आंतरिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने इस किताब से इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का भूगोल से संबंधित सभी अध्यायों को हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से विजिबल हो। चलिए, आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। बताना है कि किस विद्वान ने यह बताया या फिर सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। ऑप्शन है जेम्स जीन्स, एच अल्फावेन, एफ होयल या फिर ऑटो सिम्ड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑटो सिम्ड। ठीक है, याद रखना है रूसी वैज्ञानिक ऑटो सिम्ड ने वर्ष 1945 में अंतरातारकीय धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किया और इस परिकल्पना के अनुसार जब सूर्य आकाशगंगा के समीप से गुजर रहा था तो उसकी आकर्षण शक्ति के द्वारा कुछ गैसें तथा धूल कण उसकी ओर आकर्षित हो गए, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं धूल कणों के संगठित व घनीभूत होने से पृथ्वी व अन्य ग्रहों की निर्माण हुआ, ऐसा मानना था ऑटो सिम्ड का। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। बताना है पृथ्वी की आयु को निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। जर्मेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग या फिर उपर्युक्त में से सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यूरेनियम डेटिंग। ठीक है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में यूरेनियम डेटिंग का विधि का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी कार्बन डेटिंग से भी सवाल पूछा जाता है ना। कार्बन डेटिंग तो याद रखना है, कार्बन डेटिंग जो है ना, इसका प्रयोग जीवाश्मों की आयु की गणना में की जाती है। जो जीवाश्म होते हैं उसकी आयु की पता करने में इसका प्रयोग किया जाता है कि कितना इसका आयु रहा होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, जैसे कि कोयला है तो कोयला का जीवाश्मों का अगर पता करना है कि इसका कब कब बना होगा ये, तो ये जीवाश्मों की आयु की गणना करना चाहते हैं तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पूर्व था। बताना है डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पूर्व का था। ऑप्शन है 5 करोड़ वर्ष पूर्व या फिर 18 करोड़ वर्ष पूर्व या फिर 80 करोड़ वर्ष पूर्व या फिर 40 करोड़ वर्ष पूर्व। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, 18 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। डायनासोर का काल आज से 18 करोड़ वर्ष पूर्व का था, ये ऐसा माना जाता है। ठीक है, बाकी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जुरैसिक कल्प को डायनासोर का काल या फिर जुरैसिक ईरा कहा जाता है, जो 18 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था और 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। इस कल्प का नामकरण सन 1829 में यूरोप महाद्वीप में स्थित आल्प्स पर्वत श्रेणी के जुरा पर्वत के नाम पर किया गया। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि आल्प्स जो ये है ना, आल्प्स पर्वत श्रेणी के जो जुरा पर्वत के नाम पर ये रखा गया है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट अपने आप में। ठीक है, अगला सवाल है, महान हिमयुग का संबंध किससे है। बताना है कि महान हिमयुग का संबंध किससे है। प्लेइस्टोसीन का है या फिर ओलिगोसीन का है या फिर होलोसीन का है या फिर इओसीन का है। तो याद रखिएगा, महान हिमयुग का संबंध प्लेइस्टोसीन युग से संबंध है, अर्थात यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पृथ्वी के क्रोड के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताने हैं। पहला दे रखा है कि पृथ्वी का बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है तथा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है।
बताना है पृथ्वी का बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है तथा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है, यह कथन सत्य या असत्य है। बी कथन है कि पृथ्वी का क्रोड मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बना है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो देखिए बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है कि पृथ्वी का बाह्य क्रोड तरल अवस्था में तथा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, तो याद रखना है पहला कथन सही होगा यहाँ पर, पृथ्वी का बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि जो क्रोड है उसे दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। तो बाह्य क्रोड आपका तरल अवस्था में होता है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। बी कथन है कि पृथ्वी का क्रोड मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बना है, यह भी कथन सही है, जिसमें लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, निफे, क्या बोलते हैं, निफे, अर्थात Ni फॉर निकेल और Fe फॉर फेरस अर्थात आयरन। तो ये बिल्कुल सही है कि पृथ्वी का क्रोड जो है मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बना हुआ है। ठीक है, तो ए और बी दोनों कथन यहाँ पर क्या है, सही है, तो यहाँ पर सी कथन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, पृथ्वी की बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, मेटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा केंद्र में 6,300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व लगभग देखेंगे तो 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकेल और लोहे का बना हुआ है। इसे निफे है ना, अर्थात एन फॉर निकेल और एफ फॉर फेरस परत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं। आज से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी क्या थी, पृथ्वी पूरा एक था, है ना, तो उस विशाल भूखंड को क्या कहते थे, पैंथालासा, पैंजिया, लॉरेशिया या फिर गोंडवाना लैंड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पैंजिया। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कार्बोनिफेरस युग में समस्त महाद्वीपीय भाग आपस में एक साथ संलग्न थे, इस प्रकार समस्त स्थलीय भाग को क्या कहा जाता था, पैंजिया, और समस्त जो जलीय भाग थे उसे कहा जाता था पैंथालासा। ठीक है, याद रखना है, समस्त स्थलीय जो भाग था ना उसे क्या कहा जाता था, पैंजिया, जबकि जितने भी जलीय भाग थे, जैसे आज हम लोग जानते हैं ना 5 महासागर हैं, तो सभी महासागर एक साथ थे, और जितने भी महाद्वीप थे, जैसे 7 महाद्वीप हैं तो सातों महाद्वीप एक साथ थे, तो उसे पैंजिया कहा जाता था, और सभी महासागरों को क्या कहा जाता था, पैंथालासा। ठीक है, पैंजिया के उत्तरी भाग में लॉरेशिया, इसमें से मुख्य रूप से देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप तथा एशिया को शामिल किया जाता था। ठीक है, या किया जाता है। ठीक है, पैंजिया के उत्तरी भाग में लॉरेशिया, जिसमें उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया शामिल है, तथा दक्षिणी भाग में आप देखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं गोंडवाना लैंड, तो इसमें कौन कौन शामिल है, तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। अभी प्रेजेंट हम देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है, लॉरेशिया का हिस्सा है, लेकिन एक्चुअली में किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, लेकिन ये टूट करके अलग होकर के जा करके फिर देखेंगे कि कहाँ चला गया था, लॉरेशिया भाग में, कुछ ऐसा था ना, तो यहाँ से निकल करके ये जा करके जहाँ पर प्रायद्वीपीय जो भारत हम कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत एक्चुअली में किसका हिस्सा है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जबकि पृथ्वी का देखेंगे तो ऊपर वाले हिस्सों को क्या कहते हैं, ऊपर वाले हिस्सों कहते हैं लॉरेशिया। ठीक है, और नीचे क्या कहते हैं, नीचे कहते हैं गोंडवाना लाइन। ठीक है, तो भारत पहले गोंडवाना लाइन का ही हिस्सा था, बाद में फिर टूट करके अलग होकर के फिर चला गया था कहाँ, लॉरेशिया का हिस्सा बना। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, इसीलिए देखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय भारत का नाम आता है वो किस में आता है, गोंडवाना लाइन का। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी की भूपर्पटी व मेटल के बीच की सीमा कहलाती है। सवाल है, पृथ्वी की भूपर्पटी और मेटल के बीच की सीमा क्या कहलाती है। ऑप्शन है मोह असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता, कॉनरैड असंबद्धता या फिर गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, तो हम अपना ज्योग्राफी क्लास में कई बार आप लोगों को बता चुके हैं, है ना, इसके बारे में पूरे डिटेल्स। तो इसे कहा जाता है मोह असंबद्धता। ठीक है, पृथ्वी की भूपर्पटी व मेटल के बीच की सीमा क्या कहलाती है, मोह असंबद्धता कहलाती है। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए, आसान हो जाएगा चीज़ें। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, ये आपका है क्रस्ट और ये आपका क्या है, मेटल, तो इसके बीच की जो असंबद्धता है इसे ही कहा जाता है मोह असंबद्धता। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या हो गया, मेटल, और ये हो गया आपका क्रोड,
ठीक है। तो इसके बीच के असंबद्धता को क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता। सिंपल सा। तो आप ये लॉजिक याद रख सकते हो। क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट आपका और मेंटल जो मेटल है, इसके बीच के जो असंबद्धता है, जो अलग करता है, उसे ही कहा जाता है मोह असंबद्धता। ठीक है। ठीक उसी तरीके से मेटल और इधर क्रोड, तो इनके बीच की असंबद्धता को क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है। अब इधर आइए, यहाँ पर कॉन्ड्रैड असंबद्धता क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा, जो क्रस्ट है, क्रस्ट के बीच में एक भाग ऐसे इस तरीके से डिवाइड किया गया है, यानी क्रस्ट के दो भागों में जो बांटा गया उसे क्या कहते हैं? कॉन्ड्रैड असंबद्धता। ठीक इसी तरीके से अब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की असंबद्धता को क्या कहते हैं? तो कॉन्ड्रैड असंबद्धता कहते हैं। जबकि ऊपरी मेटल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच की असंबद्धता को क्या कहा जाता है? रेफ्टी असंबद्धता। जबकि अब क्रोड में पहुंचेंगे तो ऊपरी क्रोड या फिर बाह्य क्रोड और ये हो गया आपका आंतरिक क्रोड, ये बाह्य क्रोड और ये आंतरिक क्रोड, इसके बीच की असंबद्धता को क्या कहते हैं? लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। ठीक है। तो आसानी से आप याद रख सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या था हमारा। देखिए क्वेश्चन में क्या था, पृथ्वी की भूपर्पटी और मेटल के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो ये मोह असंबद्धता कहलाती है। देखिए भूपर्पटी और मेटल, देखिए ये आपका भूपर्पटी है ना, अर्थात ये क्रस्ट है और ये आपका मेटल है, इसके बीच की असंबद्धता को क्या कहते हैं? मोह असंबद्धता कहते हैं। ठीक है ना। तो इस वाला ही था, बाकी यहाँ पर डिटेल्स और भी दिया हुआ है, इसे आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। देखिए दिया हुआ है ना, मोह असंबद्धता में भूपर्पटी के निचले क्रस्ट और ऊपरी मेटल के मध्य को क्या कहते हैं? मोह असंबद्धता। ठीक है। जबकि यहाँ पर देखें गुटेनबर्ग वाला, जिसको देखिए निचले मेटल और बाह्य कोर के मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, यहाँ से कन्फ्यूज कर जाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे। सिर्फ उस डायग्राम पर जाइए और उसको देखिए ध्यान से और वहाँ से याद करने की कोशिश कीजिए, कोई ट्रिक लगाइए। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सवाल है पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये है एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम। जब धातु पूछे ना तो क्या बताना है? एल्युमिनियम बताना है, क्योंकि आपसे धातु पूछी गई हैं। ठीक है, ये गौर कीजिए इस पर, धातु पूछी गई हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम है। ठीक है। लेकिन तत्व पूछता अगर यदि आपसे, तब इसका आंसर होता ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? अगर आपसे पूछता कि पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व कौन सी है, तब तत्व को पूछा जाए तब आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। ठीक है। ये आप देखेंगे कि पृथ्वी के क्रस्ट में 46, कितना, थोड़ा सा रुकिएगा, 46.8% पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है। जबकि एल्युमिनियम आप देखेंगे तो 8.1% पाया जाता है। तो ये धातु है। ठीक है। इससे पहले आप देखेंगे कि एक मिलता है सिलिकॉन। ठीक है। सिलिकॉन, ऑक्सीजन पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम है। ठीक है। तो याद रखना है, पहले नंबर पर ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम है और चौथे नंबर पर लोहा है। ठीक है। हम बात करें भूपर्पटी पर। ठीक है। पृथ्वी के बारे में बात नहीं हो रही है, भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट में पूछा जा रहा है कि क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रथम या दूसरा तीसरा ऐसे करके पूछा जा रहा है, तब इसका आंसर ये देना है। ठीक है। भूपर्पटी पूछे तो, पृथ्वी पर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है पृथ्वी पर। ठीक है, 35.5%। तो अलग मैटर है, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। लोहा कब आंसर होगा? लोहा आंसर तब होगा जब पृथ्वी पर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण तत्वों में पूछा जाए, तब पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी धातु है, तब होगा लोहा। ठीक है। लेकिन अगर पृथ्वी के क्रस्ट में पूछा जाए तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम। अगर तत्व पूछे तो ऑक्सीजन। चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? धरातल से जाना है कहाँ? केंद्र की तरफ जाना है, अर्थात नीचे की तरफ जाना है। जैसा कि हमने कहा ना, निफे कोर में पाया जाता है, निफे अर्थात निकेल और आयरन। ठीक है। इसके ऊपर क्या मिलेगा आपको? इसके ऊपर मिलेगा आपको सियाल। ठीक है। क्या मिलेगा?
सियाल, और इससे ऊपर मिलेगा सीमा। थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, यहाँ पे सियाल पहले मिलेगा, ठीक है, सियाल, और इससे पहले मिलेगा आपको सीमा, और यह हो जाएगा फिर सियाल। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, SI4 का सिलिका हो जाएगा और Al फॉर एल्युमिनियम, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है आपका, सिलिका और मैग्नीशियम, और तीसरे नंबर पर है निफे और फेरस आयरन, ठीक है। तो अगर पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाएंगे आप, तो सबसे पहले को क्या मिलेगा, सियाल मिलेगा, अर्थात सिलिका और एल्युमिनियम, और दूसरे नंबर पर जाएंगे तो सिलिका और मैग्नीशियम मिलेगा, और तीसरे नंबर पर निफे और आयरन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए क्रम कौन सा आएगा। तो सबसे पहले आपको मिलने वाला है सियाल, ठीक है, पहला नंबर यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सियाल मिलेगा, फिर सीमा मिलेगा, फिर निफे मिलेगा। आई बात समझ में? आइए इसको और भी जानकारी लेते हैं यहाँ से। देखिए वही चीज़ दिया हुआ है यहाँ से, पृथ्वी की विभिन्न परतों में अलग अलग तत्वों की प्रधानता होती है, जिसके कारण इन परतों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसा कि पृथ्वी की क्रस्ट में क्या मिलेगा आपको, सियाल, अर्थात सिलिकॉन और एल्युमिनियम। जबकि आप देखेंगे कि यहाँ पर मेटल है ना, मेटल में मिलेगा आपको सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे आगे क्रूड में क्या मिलेगा आपको, निकेल और लोहा, जिसे हम लोग निफे कहते हैं। पृथ्वी के कोर में निकल और फेरस लौह का रूप में मिलकर निफे बना है ना। तो ये सब चीज़ें पहले हम बता चुके हैं। चलिए अगला सवाल है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया है, निम्नलिखित में से कौन विभाजित भागों में शामिल नहीं है। आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा आपका सब स्टेटम, ठीक है, अर्थात यहाँ सियाल, सीमा और निफे, इन 3 भागों में विभाजित किया गया है। तीनों के बारे में हम लोग यहाँ से डिटेल से देख चुके हैं, ठीक है। सियाल मतलब लिखना है आपको SIAL, इस बार निफे NIFE, और सीमा मतलब SIMA, है ना। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, निकेल और फेरस, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है। जैसे अगर ये आपका पृथ्वी है, अगर इसे नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है, अगर पृथ्वी से नीचे की तरफ गहराई की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान की वृद्धि दर क्या है, कैसे बढ़ती हैं। 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर, अर्थात 165 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान बढ़ जाती हैं, या फिर 2 डिग्री बढ़ता है अगर 165 डिग्री आप नीचे जाते हैं, गहराई में जाते हैं तो, या फिर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाती है अगर 1000 मीटर नीचे जाते हैं तो, या 1 किलोमीटर कह सकते हैं। और अगला ऑप्शन है कि 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, अर्थात 32 मीटर की गहराई में जाते हैं तो 1 डिग्री बढ़ जाएगा, 32 में 64 मीटर जाएंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, 1 डिग्री सेल्सियस अगर प्रति 32 मीटर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान क्या होता है, बढ़ता है। 32 मीटर गए तो 1 डिग्री का तापमान बढ़ जाएगा, 32 मीटर फिर गए तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे बात करें थोड़ा सा पहला ऑप्शन के बारे में, तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है ना, तो ये दे रखा है अगर आप धरातल के भूगर्भ की ओर नहीं, धरातल से अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं आप, कहाँ पे, धरातल से ऊपर की तरफ अगर बढ़ते हैं तो क्षोभ मंडल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्षोभ मंडल की की बात हो रही है यहाँ पे। अगर यहाँ से ऊपर जाते हैं, धरातल से ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो आपका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री घट जाता है, ये घटेगा, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया था। आप पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, क्षोभमंडल में जाते हैं ऊपर, तो 165 मीटर के ट्रैवल करेंगे तो 1 डिग्री तापमान घट जाता है। लेकिन अगर आप 32 मीटर अगर आप नीचे जाते हैं, गहराई में जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा, ऊपर जाएंगे तो घट जाएगा। कब, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर। तो ये आपको याद रखनी है। देखिए क्या दे रखा है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। इसका कारण गहराई के साथ दाब में होने वाली वृद्धि है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इसके कारण पृथ्वी के अंदर चट्टानें तरल अवस्था में पाई जाती हैं। ताप में वृद्धि की दर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस है, सिंपल सा। चलिए अगला है,
सवाल है कि पृथ्वी के आंतरिक कोर की गहराई कितनी है। सवाल है पृथ्वी के आंतरिक कोर की गहराई कितनी है। दिए गए ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ए ऑप्शन। 5150 किलोमीटर यानी 5150 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर के बीच है आंतरिक कोर की गहराई। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बाह्य कोर की गहराई कितनी से कितनी है, तो बाह्य कोर का अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 अर्थात 5150 किलोमीटर के बीच है। किसकी? बाह्य कोर की। बाह्य कोर। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल या फिर डायोराइट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, निकेल। ठीक है, याद रखना है पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निफे, जिसे निकेल भी कहते हैं, है ना, कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र इसके कोर में प्रवाहित लौह धातुओं से विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जो कोर से निकलने वाली उष्मा संवहनी धाराओं के द्वारा ये बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र में अर्थात कोर में क्या पाया जाता है? निफे अर्थात निकेल और फेरस अर्थात आयरन। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 13 प्रश्न इस अध्याय से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।